Yes, today we are going to study about the new topic known as the Parkinson disease, in which we see the several questions and also the pathogenesis and their clinical features along with the etiopathogenesis. And mainly we are going to focus on the image sections. First, we see what is Parkinson disease. हम पार्किंसन डिजीज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। ये क्या होता है, एक तरह से इसमें कि डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होता है उनका क्या होता है कि डैमेज होता है इसमें। ठीक है, किसका डैमेज होता है? डैमेज ऑफ व्हाट? डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का क्या होता है? डैमेज होता है, जो कि नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये नॉर्मली आपके बेसल गैंग्लिया हो गया, चाहे मिड ब्रेन के जो है सब्सटेंसिया नाइग्रा पार्ट में, चाहे बात कर सकते हैं लोकस सेरुलियस पार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं कि नॉर्मली इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जैसे एटियोपैथोजेनेसिस फैक्टर्स हैं जो कि ये रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि इसके लिए कि ये मतलब कैसे ये हो सकता है, मेजर एटियोपैथोजेनेसिस क्या है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो डिजीज़ है वो इडियोपैथिक अननोन इसका रीजन है और स्पोरेडिक भी है, हेरिडिटरी भी फॉर्म में है। तो इसके लिए हम समझते हैं, सबसे पहले देखिए जैसे कि ये जेनेटिक फॉर्म भी है, जीन म्यूटेशन के चलते होता है। ठीक है, जीन म्यूटेशन के चलते है, चाहे हम बात कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के चलते है, चाहे हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, चाहे इसके बाद जैसे कोई प्रोटियाजोमल डिफेक्ट के चलते ये पॉसिबल हो सकता है। तो जेनेटिक डिफेक्ट जैसे कि मान लीजिए कि अल्फा साइन्यूक्लिन है, अगर अल्फा साइन्यूक्लिन का जो जीन है वो क्या होता है, वहाँ पे अगर पॉइंट म्यूटेशन अगर होता है तो उस पॉइंट म्यूटेशन के चलते क्या होता है कि ये जो पॉइंट म्यूटेशन के चलते इस जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। तो इस एम्प्लीफिकेशन के चलते ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अल्फा साइन न्यूक्लियन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। जब अल्फा साइन न्यूक्लियन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो उसके चलते मिसफोल्डिंग भी ज़्यादा होगा, और इस मिसफोल्डेड साइन न्यूक्लियन प्रोटीन के चलते क्या होगा कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका डैमेज होगा। तो जैसे इसमें कर सकते LRRK2 जीन का म्यूटेशन हुआ, मतलब ल्यूसीन रिच रिपीट काइनेज 2 जीन का होता है, जीन म्यूटेशन होता है। चाहे हम बता सकते हैं अल्फा साई न्यूक्लिन का जो जीन म्यूटेशन हुआ इसके चलते। फिर इसका बात कर सकते हैं GBA जीन म्यूटेशन। GBA जीन म्यूटेशन मतलब ग्लूकोसेरेब्रोसाइट का डिपोजिशन होगा, इसके चलते ये पॉसिबल हो सकता है। और मेनली ये जो जेनेटिक्स डिजीज़ है वो आपको ज़्यादातर क्या होता है, ये आपके होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। लेकिन बात करते हैं जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जो डिस्फंक्शन होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, जिसमें कि कौन कौन से जीन का म्यूटेशन होता है। DJ1 जीन का म्यूटेशन इसमें हम देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि PARK1 जीन का म्यूटेशन, PARK1 जीन का म्यूटेशन देख सकते हैं। पार्किन जीन म्यूटेशन देख सकते हैं। फिर इसमें हम देख सकते हैं मान लीजिए PINK1 जीन का म्यूटेशन देख सकते हैं, इसमें PINK1 जीन का म्यूटेशन है। तो इन सब के चलते क्या होता है, अल्फा साइन न्यूक्लिन का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है, मतलब उसमें चाहे मान लीजिए उसका पॉइंट म्यूटेशन चाहे इसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ये प्रोटीन, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोडक्शन होगा तो इसके चलते क्या होगा, मिसफोल्डिंग भी क्या होगा, इस प्रोटीन का मिसफोल्डिंग भी ज़्यादा होगा। और इसके मिसफोल्डिंग के चलते जो भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जो कि बेसल गैंग्लिया में है, सब्सटेंसिया नाइग्रा में, लोकस सेरियोलस रीजन में है, वो क्या होगा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होगा, डैमेज होगा। और जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज होगा तो क्या रिलीज नहीं होगा, डोपामिन का या कि रिलीज कम हो जाएगा, अच्छा है नहीं होगा। जब डोपामिन का रिलीज अगर मान लीजिए कि अगर नहीं होता है तो डोपामिन जो
मतलब होता है वो एक तरह से मतलब एक इनोवेटिव फैक्टर की तरह भी वर्क करता है। मान लीजिए कि जैसे सीबम ग्लैंड है, ठीक है, तो सीबम का जो रिलीज कराता है सेबेसियस ग्लैंड में, और वो सीबम अगर रिलीज होता है तो मान लीजिए कि इसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज ना हो तो उसके लिए इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो डोपामिन शो करता है। तो किसी कारणवश क्या हुआ कि अगर ये डैमेज अगर हो गया डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, तो ये डोपामिन जब रिलीज नहीं होगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। तो जिसके चलते क्या होगा कि सीबम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जब सीबम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो ये एक अपीयरेंस देता है, मतलब वैक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जब वैक्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो इस पेशेंट में क्या होगा कि जो फेस है वो मास्क लाइक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक फीचर्स पढ़ेंगे, मास्क लाइक फेसिस इज द फीचर्स ऑफ व्हाट दिस डिजीज, क्योंकि डोपामिन लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। इसके चलते ये हमें फीचर्स देखने के लिए मिलता है। और इसके लिए मान लीजिए जो इटियोपैथोजेनेसिस तो बात कर लिए, मतलब इसके लिए क्या मतलब जो फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये पीडी, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये इडियोपैथिक होता है। और सेपरेट जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, वो पेस्टिसाइड्स क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, इस मतलब रिस्क फैक्टर होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारा जैसे कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं जो कि नॉर्मली डोपामिनर्जिक इनहिबिटर्स है, एंटागोनिस्ट है, तो वो भी प्रेसिपिटेट कर सकता है पार्किंसन लॉन्ग यूज के बाद। फिर इसके बाद से हम बात कर सकते हैं कि किसी कारणवश जैसे कि क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के चलते क्या हो गया, इसके चलते ये पॉसिबल हो सकता है। चाहे विल्सन डिजीज में ये पॉसिबल हमें हो सकता है कि ये पार्किंसन डिजीज आगे चल के कुछ दिन के बाद प्रेसिपिटेट हो जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे कैफीन हो गया, चाहे टोबैको हो गया, तो ये सब क्या करता है कि पार्किंसन डिजीज का जो रिस्क है वो कम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स जो हम बताए थे, नॉर्मली क्या है कि इसका जो क्लिनिकल फीचर्स क्या है आप इसमें याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पेशेंट में रेस्टिंग ट्रीमर रहता है, तो इसमें पेशेंट जो है रेस्टिंग ट्रीमर के साथ रहेगा। और नॉर्मली ये जो है 50 ईयर्स एज में मतलब ये जो डिजीज होता है हमें देखने के लिए मिलता है। और ट्रीमर्स में भी एक तरह का मतलब स्पेशल टर्म आएगा, पिन रोलिंग ट्रीमर, पिन रोलिंग ट्रिमर या कह सकते हैं रेस्टिंग ट्रिमर हमें देखने के लिए मिलता है। फिर अगर अगला बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए इसमें जो रिजिडिटी जो होती है, ठीक है, रिजिडिटी चाहे कॉग विल रिजिडिटी जिसको हम कहते हैं, कॉग विल रिजिडिटी हमें इसमें शो होता है। दूसरा बात करते हैं जैसे कि ब्रेडिकाइनेज या पेशेंट जो है स्लो मोमेंट, मतलब पेशेंट में स्लो मूविंग हो जाता है ये, ठीक है, स्लो वॉलेंट्री मोमेंट होता है। और स्लो वॉलेंट्री मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया हमें ये पेशेंट में शो होता है। अगला बात कर सकते हैं कि जो पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी होता है, जैसे कि पेशेंट को जब देखिएगा तो हाथ जो है, रिस्ट है, चाहे एल्बो है, वो एक तरह से फ्लैक्स्ड हो चुका है। जो आपका जो उनका पैर है, ठीक है, जो लोअर लिम्स है वो भी जैसे नी पे हो गया, तो वो भी क्या है, एक तरह से फ्लैक्स्ड पोर्शन में है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, इस फ्लैक्सिंग के चलते पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी आती है पेशेंट में, पॉस्चरल इनस्टेबिलिटी आती है इस पेशेंट में। तो ये नॉर्मली ये जो क्लिनिकल फीचर्स है हमें ये देखने के लिए नॉर्मली इसमें पार्किंसन डिजीज में मिलता है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, मास्क लाइक फेसिस हो गया, चाहे हंसी मतलब खुशी गम सब में एक ही जैसा उनका चेहरा रहेगा, ठीक है। रिजिडिटी हो गया, फ्लैक्स्ड हो गया। अब बात करते हैं इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे, जो हमें मेन फोकस इसी पे है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन को अगर समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये है न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन में क्या है कि मान लीजिए ये तो है अपना जो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो है। और न्यूक्लियस के बाद इसमें हम जो बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये डिपोजिशन होता है, ठीक है, जैसे कि स्नोफिलिक इंक्लूजन्स बॉडी है, जो ये इंक्लूजन्स है डिपोजिशन हो रहा है और इस न्यूरॉन में, तो इसके चलते ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्नोफिलिक इंक्लूजन्स है। और ये स्नोफिलिक इंक्लूजन क्या होता है, जो सराउंडिंग की अगर जब बात करते हैं तो ये हैलो फॉर्मेशन दिखता है, मतलब स्नोफिलिक इंक्लूजन्स विथ क्या है, सराउंडिंग हैलोज। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लिवाई बॉडी,
लेवी बॉडी, ठीक है। और लेवी बॉडी और इनका किसका डिपोजिशन होता है, तो इनमें डिपोजिशन होता है अल्फा साई न्यूक्लिन, अल्फा साई न्यूक्लिन प्रोटीन का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिपोजिशन होता है। और इसके डिपोजिशन के चलते यही मतलब आगे चल के प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें दिखता है, ठीक है। अल्फा साइन न्यूक्लिन का ये फॉर्मेशन हुआ और ये नॉर्मली जो हम मतलब ज़्यादातर ये अल्फा साइन न्यूक्लिन जैसे कि बेसल गैंग्लिया है, चाहे आप जैसे बेसल न्यूक्लियाई जो है, जैसे बेसल न्यूक्लियाई ऑफ मेनर्ड को अगर आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, तो ये हमें ये देखने के लिए मिला, ठीक है। कहाँ से मेनली, बेसल न्यूक्लियाई ऑफ मेनर्ड जो टेम्पोरल में ये प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं स्नोफिलिक इंक्लूजन विद सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, हेलो, ठीक है। ये हो गया स्नोफिलिक इंक्लूजन्स विथ व्हाट, सराउंडिंग हेलो। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ समझ सकते हैं, जैसे देखिए, ठीक है। और हेलो आप देख रहे हैं, तो ये फीचर्स इसको क्या कहते हैं, सारे को लेवी बॉडी, ठीक है। ये लेवी बॉडी का ये फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें होता है, और लेवी बॉडी में और किसका डिपोजिशन होता है, अल्फा साइड न्यूक्लिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। और ये हमें कहाँ दिखता है, पार्किंसन डिजीज में। यहाँ पर समझिए पार्किंसन डिजीज को, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मिड ब्रेन का ये सेक्शन लिया गया है और ये जो पोर्शन है एक्विडक्ट है, और ये जो आप देख रहे हैं जो जैसे कि प्रोजेक्शन निकला है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे हम ये को हम देख रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रिजेमिना के बारे में पढ़ेंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर जो होता है नॉर्मली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इन्फीरियर होता है वो ईयर जैसे एकॉस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे जब मिड ब्रेन का बारे में जो अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो ये जो चीज़ है ये आप देख रहे हैं, ये है सब्सटेंसिया नाइग्रा। यहाँ हमें यहीं पे फोकस करना है, सब्सटेंसिया नाइग्रा। क्यों फोकस करना है, क्योंकि ये जो डिजीज है वो यहाँ पे हमें दिखता है, सब्सटेंसिया नाइग्रा। ये जो ब्लैक है, नाइग्रा मतलब होता है ब्लैक, सब्सटेंस विच इज ब्लैक। अब ये जो ब्लैक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का ज़्यादा है। किसका न्यूरॉन्स का ज़्यादा है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का ज़्यादा है। लेकिन वही डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स अगर वो डिजनरेट होता रहेगा, डैमेज होता रहेगा, तो ये फिर ये न्यूरॉन्स डैमेज होगा तो वो शो नहीं होगा। तो इसके चलते ये ब्लैकिश जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गया है, और ये मतलब लगभग तो खत्म ही हो गया है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि अब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन मतलब डोपामिन वहाँ पे रिलीज नहीं है। अब इसके चलते जो फीचर्स आने वाला है, और ये नॉर्मली क्या होता है, ये सीवियरिटी ऑफ पार्किंसन डिजीज को दर्शाता है। सीवियरिटी ऑफ व्हाट, पार्किंसन डिजीज का सीवियरिटी दर्शाता है कि ये जितना अगर जैसे सब्सटेंशियल नाइग्रा फेड होता रहेगा, मतलब ब्लैक कलर से दूसरे कलर में अगर लाइट होता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, सीवियरिटी इसका बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं, ये अगर पिक्चर आता है तो आप सीधा इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है मिड ब्रेन के पास, ठीक है। और मिड ब्रेन के बाद जैसे देखेंगे ये सब स्ट्रक्चर, जैसे अभी आगे थोड़ा सा सब जानेंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, फिर ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखेंगे। फिर इसके बाद से समझिए, इसको थोड़ा सा रेडियोग्राफिक फॉर्म में समझते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, अगर रेडियोग्राफिक पे आप देखिएगा तो इसमें इसका नाम क्या है, एक्विडक्ट। एक्विडक्ट और सराउंडिंग जो एक्विडक्ट है वो क्या है, पेरी एक्विडक्ट। पेरी एक्विडक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, जो ये जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये है सब्सटेंसिया नाइग्रा, ठीक है, सब्सटेंसिया नाइग्रा है। और जो ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ये है आपका मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है, मीडियल लेमिनिस्कस। और जो सिक्स्थ है, जो कि यही सब का जो फॉर्मेशन जो ज़्यादा कराता है, नाइग्रोजोम, मतलब इसका बॉडी, नाइग्रोजोम बॉडी जो नाइग्रोजोम 1 बॉडी इसमें प्रेजेंट होता है। ये पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, ये पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर है।
और जो ये 1 है, ठीक है, ये नॉर्मली जो है, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल पोर्शन, मतलब एंटेरियर, ये एंटेरियर है और ये पोस्टेरियर है। तो अभी हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए थे, ये पोस्टेरियर पार्ट से। पोस्टेरियर से अब एंटेरियर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो एंटेरियर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो एंटेरियर की तरफ आगे की तरफ अगर जा रहे हैं, मिड ब्रेन के सेक्शन में अगर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमें जो सेकंड स्ट्रक्चर जो मिलता है वो है आपका मिड ब्रेन का टेगमेंटम। ठीक है, मिड ब्रेन का ये क्या है, टेगमेंटम है। फिर आगे अगर जैसे हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये रेड न्यूक्लियस हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और नाइग्रोसोम बॉडी है, मीडियल लेमिनिस्कस है, टेगमेंटम है। फिर अगर जैसे आगे गए, फिर ये देखते हैं जैसे ये जो एथ वाला स्ट्रक्चर है, जो उसके मतलब जस्ट एंटेरियर होता है, एंटेरो लैटरल पोर्शन पे होता है, किसके, सब्सटेंशिया नाइग्रा के। तो वो है आपका जो पोर्शन है उसका नाम है सेरेब्रल पेडंकल। सेरेब्रल पेडंकल, जैसे कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है, और ये जो सामने जो होता है इसके, वो होता है रेड न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ तो आप देख लिए। अब ये जो 10th स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग इंटरपेडेंकुलर फोसा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा, ये है इंटरपेडेंकुलर फोसा। इंटरपेडेंकुलर फोसा। और इंटरपेडेंकुलर फोसा के जस्ट एंटेरियर सामने क्या होता है, एक और दो स्ट्रक्चर होता है, जो कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मैमिलरी बॉडीज। ये है मैमिलरी बॉडीज 9th। और जो उसके आगे जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जो आगे जाके मतलब वो बात, ये है अपना थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और बात करते हैं जैसे सराउंडिंग, जैसे थर्ड वेंट्रिकल। फिर जो लैटरल पोर्शन में जैसे ये 13 है, ये जो लैटरल पोर्शन है वो है आपका टेम्पोरल लोब। ये है टेम्पोरल लोब। फिर इसके बाद से बात करते हैं, जैसे ये तो बताएं टेम्पोरल लोब है। 15 का क्या है, ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, 15 में ये फ्रंटल लोब है। और जो आप जानते हैं कि जो मिड ब्रेन है उसके पीछे क्या होता है, तो पीछे जो है ये होता है सेरेबेलम। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर समझना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन, तो सामने क्या है, फ्रंटल लोब, लैटरल में क्या है, टेम्पोरल लोब, पीछे क्या है इसके, सेरेबेलम। ठीक है, इधर लैटरल। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, ये ओरिएंटेशन है। इधर बैक, इस साइड में क्या है, इस साइड में टेम्पोरल है। ठीक है, सामने क्या है, सामने आपका फ्रंटल, और बैक में क्या है, सेरेबेलम। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर जो फोकस करना है वो सिर्फ हमें इस पे करना है, इस पे। ठीक, इस पे क्यों करना है, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर, इस बर्ड का स्ट्रक्चर देखिए, इस बर्ड का जो टेल का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर लाइक ऐसे है। ठीक है, सिमिलर लाइक ऐसे क्यों कह रहे हैं कि देखिए, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये पोर्शन है, अगर इससे रिलेट करते हैं और एक इससे रिलेट करते हैं, तो ये तो सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला जो पार्ट है, ये वाला सब समझिए, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला है। फिर इसके छोटा सा ये पार्ट क्या है, मीडियल लेमिनिस्कस, और बीच में क्या है, ये है आपका नाइग्रोसोम बॉडी प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए, ये तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ गए। हाँ, एक 11th का जो स्ट्रक्चर है, ये ऑप्टिक रेडिएशन है। ये जो है ऑप्टिक रेडिएशन, ये एनाटॉमी में आप पढ़े होंगे। ठीक है, बात है देखिए, जैसे यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर सीधा नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए सेम आपको दिख रहा है। अब डिजीज की बात करते हैं, जैसे ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये जब डिजनरेट होता है तो देखिए ये जो नॉर्मल जो स्वैलो जो
टेल स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल आपको हम देखते हैं ज़्यादातर कहाँ, इसको हम T1 एम आर आई चाहे हम जैसे कर सकते हैं T2 सक्सेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग जब करते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है। जब इस पर करते हैं तो देखिए ये पूरी तरह से डैमेज हो गया है। डैमेज होने के कारण क्या हो रहा है कि जो ये सैलो टेल अपीयरेंस है वो लॉस हो गया। नॉर्मल यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए ऐसे आपको मिल रहा है टेल जैसा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये डैमेज हो चुका है। सैलो टेल अपीयरेंस क्या होता है, अगर एब्सेंट है किस पे, अगर हम करते हैं T2 डिफ्यूजन T2 सक्सेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग जब करते हैं, ठीक है, वो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये जो टेल लाइक जो अपीयरेंस होता है, एब्सेंट सैलो टेल साइन ये शो करता है, एब्सेंट सैलो टेल साइन। तो एब्सेंट सैलो टेल साइन इज द फीचर्स ऑफ व्हाट, पार्किंसन डिजीज। ये नॉर्मली हमें कब दिखता है, पार्किंसन डिजीज में। क्या होता है कि नॉर्मली जो है जो सब्सटेंसिया नाइग्रा है वो डैमेज हो गया है, और जो माइलिन का है न्यूरोमेलानिन है वो डैमेज हो चुका है। इसके चलते ये हमें क्या दिख रहा है कि ये पूरी तरह से क्या हुआ है, डैमेज होगा, और एब्सेंट हमें दिख रहा है। लेकिन यही अगर एब्सेंट नहीं दिखता, जैसे कि मान लीजिए हाइपर इंटेंसिटी शो होता है, जैसे T1 एम.आर.आई पे अगर देखते हैं तो वो हाइपर इंटेंसिटी शो होता है, तो वो हाइपर इंटेंसिटी जैसे कि रेटिकुलर पार्ट चाहे कॉम्पैक्टा पार्ट में और मतलब सब्सटेंसिया नाइग्रा में चाहे रेड न्यूक्लियस में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हमें हाइपर इंटेंसिटी अगर दिखता तो इसका मतलब क्या है कि आयरन एक्यूमुलेशन के चलते वो ऐसा होता है। ठीक है, आयरन एक्यूमुलेशन में क्या होगा, ये थोड़ा सा हाइपर इंटेंस दिखेगा, लेकिन हाइपर इंटेंसिटी इसका लॉस हुआ है तो वो किसके चलते, सब्सटेंसिया नाइग्रा को डिजेनरेशन के चलते, न्यूरोमेलानिन के डिजेनरेशन के चलते हमें ये ऐसा देखने को मिला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम समझाए हैं यहाँ पे। मेन पॉइंट जो है इसमें, आप इसमें क्या याद कर सकते हैं, अल्फा साई न्यूक्लिन का डिपोजिशन होता है, जिसमें क्या होता है लेवी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो है इस्नोफिलिक इंक्लूजन्स जो है, ठीक है, और जो किसे बनाता है, अल्फा साई न्यूक्लिन प्रोटीन से। दूसरा जो है, अगर एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में हमें क्या दिखता है, एब्सेंट सैलो टेल साइन। फिर जब पूरे जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस आप देख लिए कि कब कैसे इसका इटोपैथोजेनेसिस क्या है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे, इसका 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, वो क्या है कि हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है। आप जानते हैं कि जैसे अगर स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब स्मोकिंग हो गया, चाहे कैफीन ले रहा है, मतलब कॉफ़ी ले रहा है, तो मतलब उसको पार्किंसन डिजीज़ का रिस्क थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी है इनको। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी वॉकिंग एंड स्टूप्ड एक्सप्रेशन लेस फेसिस। आप लेस फेसिस का एक्सप्रेशन कारण क्या था, डोपामीन का कमी, जिसके चलते क्या होगा कि इनहिबिटरी फैक्टर्स शो किस पे नहीं कर पाएगा, आपके सीबम रिलीज के ऊपर नहीं इनहिबिटरी फैक्टर ये वर्क कर पाएगा, तो जिसके चलते क्या होगा, सीबम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, मतलब वैक्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। इसके चलते ये क्या होगा, जो एक्सप्रेशन लेस फेसिस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके से मोनोटोनस वॉइस है, ट्रीमर्स जो होगा फिंगर में, जैसे कॉगवेल रिजिडिटी हो गया, चाहे पिन रोलिंग ट्रीमर्स जो हो गया, इसमें देखते हैं। सब्सटेंसिया नाइग्रा को अगर देखते हैं, ये हम इमेज समझाए हैं क्या है कि नॉर्मल कौन है और इसमें अब नॉर्मल कौन है। तो ये है नॉर्मल और ये है एबनॉर्मल, मतलब ये है पार्किंसन डिजीज वाला। ठीक है, पार्किंसन डिजीज वाला कारण क्या है कि ये जब यहाँ आप सब्सटेंसिया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये है आपका रेड न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है और ये जो आपका एलिवेशन दिख रहा है वो किस सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें डैमेज क्या हुआ है, ये आपका सब्सटेंसिया नाइग्रा डैमेज होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये मैनिफेस्टेशन आएगा। तो ये किसके, अगर सब्सटेंसिया नाइग्रा अगर कम होगा तो क्या फीचर्स आएगा, डोपामीन की कमी हो जाएगा। तो इसके चलते इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस लेवल ऑफ डोपामीन। ठीक है, ये सब टाउ प्रोटीन्स के बारे में सब पढ़ेंगे, इसके बारे में एमाइलोइड का
ठीक है। NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर गाबा के बारे में, सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अल्जाइमर्स जब पढ़ेंगे उसमें हम ये सब देखेंगे। फिर बात करते हैं ये क्वेश्चंस में, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, मतलब वुमेन है जो बैठ गई है चेयर पे तो उसको उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब उठने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको पार्किंसन ही है, आगे हम बात करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि अगर उसको पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसके कारण वो अगर ना उठ रही हो, ठीक है, तो इसके लिए आप वो सीधा डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि हाँ कि अगर वो उठ नहीं पा रही है कुर्सी से तो वो मतलब पार्किंसन ही है। और इसमें हमको फीचर्स देखने के लिए मिलना है, जैसे रिड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन। रिड्यूस फेशियल एक्सप्रेशन का कारण क्या है? वही जो डोपामिन कम होगा तो सेबम का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फिर कॉगविल रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रिमर, कॉगविल रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेजिया इज अ क्या है कि इसका ट्रायड है, और ये ट्रायड जो है वो किसका है? पार्किंसन डिजीज का है। फिर ये द पेशेंट जो डाई हो रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर से 10 साल के बाद ये हो जा रहा है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें ये दिख रहा है जो स्पेरिकल जो है, ठीक है, इस्नोफिलिक इंक्लूजन साइटोप्लाज्मिक पिगमेंटेड न्यूरॉन्स जो हमें दिख रहा है साइड में। इसके बाद में कौन सा प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, इसमें सराउंडिंग ऑफ हेलो दिख रहे हैं, तो ये किस प्रोटीन का होता है? हमें अल्फा साइ न्यूक्लियन प्रोटीन का, टाउ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे सब जब अल्जाइमर्स के बारे में पढ़ेंगे। PSC ये जो प्रियोन्स डिजीज़ में हमें ये देखने के लिए मिलता है, एमाइलोइड का डिपोजिशन, एमाइलोइड एंजियोपैथी चाहिए, इस समय हमें देखने को मिलेगा, अल्जाइमर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। And thanks for watching, and please do subscribe and like my channel and share with your friend. Thank you.